नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर पेन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी स्वस्थ होंगे और आज हमारा रेशो एंड प्रपोर्शनल का लास्ट सेशन है। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और मुझे आपसे उम्मीद है जो पिछले सेशंस हैं वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आप में से किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके आपको एक चैट ग्रुप मिलेगा, उसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और जो इन सेशंस की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और जो आपके 2 चैप्टर थे परसेंटेज और रेशो, इनकी लगभग आपके टोटल 10 क्लासेस हैं और ये आपके पूरे गणित के मेन टॉपिक थे। तो ये आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल इनका बेसिक पोर्शन है जो आपको अच्छे से समझ में आना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा लेंथी लेके चले हैं। जो आने वाले चैप्टर्स रहेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपका CI SI, उनको हम मैक्सिमम 3 क्लासेस में, कि आपका जैसे CI है 2 से 3 क्लासेस में, SI है 2 से 3 क्लासेस में, हम उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एडवांस मैथ का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका जैसे सबसे पहले हम 2D करेंगे, फिर उसके बाद 3D, और 2D में भी हम सब टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले हमने ट्रायंगल उठाया तो ट्रायंगल की हम बेसिक प्रॉपर्टी को समझेंगे, ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज, इसके फॉर्मूलेज क्या हैं, और फिर उनके ऊपर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे। आप सभी ने सेशंस को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सिल्वर पेन क्लासेस एक गुरुकुल ओपन करने जा रहा है जिसमें टोटल आपकी 50 सीटें रहेंगी और एक ही बिल्डिंग के अंदर आपकी क्लासेस रहेंगी, लाइब्रेरी रहेंगी और हॉस्टल रहेगा। और आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी और ऐप के द्वारा आपका पूरा जो सिलेबस है, जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हो उसके पूरे सिलेबस को ऐप के द्वारा बिल्कुल ट्रैक किया जाएगा। और डेली आपका काम दिया जाएगा, फिर उसको रीड आउट किया जाएगा कितना काम आपने किया है, कितना पेंडिंग है, क्यों काम नहीं किया। पूरे दिन का आपका एक शेड्यूल होगा जिसमें आप पूरे दिन में 9 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को आप दे सको। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, ये नंबर है नीचे, इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, और ये इंस्टाग्राम @सिल्वर पेन क्लासेज, या आप चैट ग्रुप में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इससे रिलेटेड ले सकते हो। तो अब चलते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चंस पर। टाइप लगभग हमने 56 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे लास्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर था आपका टाइप 10। आज नई टाइप की शुरुआत करेंगे हम। 45, टाइप 7 भी कंप्लीट हो गई थी आपकी। आज शुरू करेंगे हम टाइप 8 से, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था। और आज टाइप 8 से, और टाइप 8 का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा लाइट को चेंज करते हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दे रखा है कि रोहित और अक्षर की उम्र का अंतर है, जो एज डिफरेंस है वो 12 साल है, और उनकी एज का रेशो दे रखा आपको 3:5। तो अक्षर की एज आपको फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन आपका SSSC के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो देखो इसको, यहाँ पे आपको जो एज का रेशो दे रखा है वो 3:5। एक आपके पास रोहित है और एक आपके पास अक्षर, और इन दोनों की एज का जो रेशो है 3:5 है, ठीक है। यानी 3 यूनिट और 5 यूनिट आपकी। यहाँ पे दे रखा कि इन दोनों की एज का डिफरेंस 12 साल है। तो यहाँ पे देखो आप, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे सर ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस है 2 यूनिट, ठीक है। आप इनको एक्स भी मान सकते हो, या आप इनको एज डायरेक्ट आप यूनिट मान के चलो कि ये 2 है, और डिफरेंस इनका 2 है। और यहाँ पे दे रखा आपको 12, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 12 के इक्वल, 12 ईयर के इक्वल, 12 वर्ष के इक्वल। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 जाएगा इसके नीचे, तो 12/2 यानी 6। 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 6 साल। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अक्षर की एज। अक्षर की एज कितनी है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6 है, तो आप जब अक्षर की एज निकालोगे वो है आपकी 5 यूनिट। ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू थी, तो यहाँ से जब आप यूनिट की वैल्यू पुट करोगे 6, तो 5 गुणा में 6 यानी 5 से 30। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अक्षर की एज होगी 30 साल। अब यहीं से आपसे पूछता कि रोहित की एज कितनी है, तो आप बोलते रोहित की एज है 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 6,
तो रोहित की एज होगी 6 गुणा में 3 18 साल। ठीक है, यूनिट मान लो या आप इसको x मान लो, 3x 5x, 2x की वैल्यू 12 आ गई, एक x की वैल्यू 6 आ गई, तो अक्सर की एज होगी 5 गुणा में 6 30 साल। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यदि आपने विदाउट पेन सोल्व करना है, वैसे भी आप छोटा क्वेश्चन आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते थे, बट यदि आपके पास एग्जाम में 1 से 2 सेकंड बची है और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे आप इसको? अब डायरेक्ट देखना है कि अक्सर की एज कितनी है, 5 यूनिट। यानी जो अक्सर की एज आपसे पूछी पूछी किसकी है, अक्सर की, और अक्सर की दे कितनी रखी है, 5 यूनिट। तो जो भी आपका आंसर होगा 99.9% आपका 5 का मल्टीपल निकलेगा, यानी ऑप्शन आपका 5 से डिवाइड होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। आपने डायरेक्ट देखना कि इसकी 5 और 5 का मल्टीपल देखो, यानी किसको डिवाइड करता है, ओनली 30 को, तो यही होगा आपका राइट आंसर, यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 58। क्वेश्चन नंबर 58 को देखो आप, इसमें आपको दे रखा है कमल और श्वेता की जो एज है उसका रेशो 6:5 है, उनकी एज का योग दे रखा आपको 44 ईयर। तो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात आपको निकालना है, और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था ये 1/11/2021 को। अब जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, कमल और श्वेता, कमल और श्वेता की एज का अनुपात दे दिया 6:5। ठीक है, अब इनकी आयु का योग दे दिया आपको 44 साल, यानी इन दोनों की जो एज है उनका योग दे दिया 44 साल। कमल की एज 6 है और श्वेता की एज 5 यूनिट है। तो टोटल कितनी है दोनों की, आप बोलोगे सर दोनों की टोटल हुई आपकी 11 यूनिट। ठीक है, तो दोनों की टोटल हुई आपकी 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू दे दी आपको 44 साल। यूनिट क्यों नहीं लिखते, ताकि आप बार बार आपका टाइम को बचाने के लिए हमने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, अपने आपको माइंड में रखना है। इस टोटल आपकी 11 की 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 44/11, 44/11 यानी 4। 1 यूनिट की वैल्यू है आपके सामने 4। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, दोनों की एज का अनुपात 8 साल के बाद, दोनों की एज का अनुपात निकालना आपको 8 साल के बाद। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ देखो, 1 मिनट की वैल्यू हुई आपकी 4 साल, 4 ईयर। तो आपको निकालना 8 साल के बाद उन दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। अब कितनी है उनकी आयु, यानी अब प्रेजेंट के अंदर वर्तमान के उसकी जो एज है वो कितनी है। 1 मिनट की वैल्यू 4 है, तो कमल की जो एज है वो 4 गुणा 6 गुणा में 4। 1 मिनट की वैल्यू आपकी 4 है, तो 6 मिनट की वैल्यू 6 गुणा में 4 24। सेम ऐसे ही 5 यूनिट है, 1 मिनट की वैल्यू आपके पास 4 है, तो आप इसकी भी गुणा करोगे 4 के साथ, 5 चौक 20। ये है आपकी प्रेजेंट की आयु, प्रेजेंट की जो एज है। अब 8 साल के बाद, यानी इसमें जब आप 8 साल ऐड करोगे, तो 8 साल के बाद कमल की एज कितनी होगी, आप बोलोगे 24 की अब है, तो 8 साल के बाद कमल की एज होगी आपकी 32, और जो श्वेता है उसकी एज होगी आपकी 20 की प्रेजेंट में, तो 8 साल बाद 28 की। अब इन दोनों का आपने रेशो लेना है, तो रेशो लोगे तो 4/8, 4/28, यानी 8:7 होगा 8 साल के, जिनके बाद इनकी एज का डिफरेंस, एज का रेशो, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा उसके अकॉर्डिंग आपने चलना, और आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपको दे रखा 4 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 2:3 था, और 4 साल बाद एज का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। अब इसको निकालने के हैं 2 तरीके, एक तो हम रेशो से निकाल लें, और एक है इसका बेसिक मेथड। वो जिस हम इसको बेसिक से करेंगे ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए। बेसिक से एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप लाइफ में कभी भी इसको भूलोगे नहीं, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा इसमें बेसिक से भी।
हम इसको बेसिक से करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस टाइप का। एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है, आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, शायद 2023 के मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 2023, 2022। और सीजीएल में हर साल जो टायर 1 होता है आपका, सीएचएसएल में जो टायर 1 है उसमें हर साल ये पूछा जाता है आपसे। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, आसान क्वेश्चन है। आपको दे रखा है ए और बी की जो एज है वो 2:3 दे रखी है 4 साल पहले, यानी जो 4 साल पहले लिखें, 4 साल पहले जो एज का रेशो है आपका ए और बी का वो दे रखा है 2:3। अब बोला है कि 4 साल के बाद, यानी जो आपकी प्रेजेंट होगी, देखिए ये आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान में है, 4 साल पहले का आपको रेशो दे रखा है और 4 साल के बाद के आपका रेशो दे रखा है। 4 साल पहले आपका रेशो 2:3 था और 4 साल के बाद आपका रेशो दे दिया इन्होंने 5:7। 5:7, तो ये है स्टेटमेंट के कहने का मतलब। ठीक है, समझ में आया आपको? ये है आपका कि 4 साल पहले उनकी एज मान ली हमने, ए की एज थी आपकी 2x और बी की एज थी आपकी 3x। अब आपको जाना है पिछले 4 साल से प्रेजेंट पे गई और प्रेजेंट से फिर आप जो आगे के 4 साल है उस पे गई, तो टोटल आपके कितने साल बाद गए आप? 8 साल बाद। 8 साल बाद आपका रेशो दे रखा है 5:7, यानी अब से जो आपकी 4 साल पहले से आप 8 साल पे गए, यानी 4 प्रेजेंट के और 4 आप अगले पे गए, तो इनका रेशो है आपका, यानी जो आपका 3x प्लस में 8 साल, तो अब रेशो आता है आपका 5:7, यानी अब है रेशो 5:7। अब हमने 8 साल के बाद इन दोनों का रेशो ले लिया। समझ में है आपको? ये 4 साल पहले का है। अब जाना आपको 4 साल प्रेजेंट से 4 साल आगे, तो 4 साल आप पीछे थे, प्रेजेंट 8, तो अब इसमें 8 ऐड किया आपने, इसमें 8 किया, तो अब इन दोनों का रेशो दे दिया ए और बी का 5:7, तो आपने 5:7 के रेशो में इनको लिख दिया। अब इसकी गुणा कर दो 7 की ऊपर की तरफ और इसकी आप ऊपर की तरफ, तो 7 की गुणा करोगे 7 दूनी 14, x प्लस में 8 गुणा 7 56 इक्वल टू 5 दिए 15x और 8 पंजा 40। एक्स वाले को एक साइड लेके चले जाओ और ये जो नंबर्स हैं उनके एक साइड में, तो ये 15x है तो उस साइड जाएगा 14x, तो ये होगा आपका 15x, 14x उस साइड में गया तो माइनस का 14x होगा आपका। ठीक है, अब ये 56 था आपका और इस साइड में प्लस का था आपका 40, तो इस साइड में आएगा तो माइनस का 40। अब यहाँ से सोल्व कर दो आप, 15 में से 14x गया आपका बचा x, 56 में से आपका 40 गया, आपके पास बचा 16, तो x की वैल्यू आ गई आपके सामने 16। आपको वर्तमान एज निकालनी है, तो 4 साल पहले की एज कितनी थी आपकी? आप बोलोगे सर 2x की, 4 साल पहले आपका 2x 3x के रेशो में था और x की वैल्यू आपके पास 16 है, तो 4 साल पहले एज कितनी थी? आप गुणा करोगे इसकी 16 के साथ, 16 दूनी 32 थी ए की एज और 48 साल थी आपकी बी की एज। ये थी आपकी 4 साल पहले की। अब पूछा आपसे प्रेजेंट की एज कितनी होगी, तो आप इसमें 4 ऐड करोगे, इन 4 साल पहले की, 4 साल पहले ए 32 साल का था, तो वर्तमान में 32 प्लस में 4 36 साल का होगा। तो प्रेजेंट के अंदर जो आपकी ए की एज होगी, प्रेजेंट में जो आपकी ए जो बी की एज आएगी वो 32 प्लस में 4 36 साल होगी आपकी ए की, 48 प्लस में 4 52 होगी आपकी बी की। तो ये होगा आपका राइट आंसर 36 और 52 साल, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। बस आपको माइंड में रखना कि दो भी आपको देखिए 4 साल पहले 6 साल पहले, बस 2x 3x। अब जो आपसे पूछा कितने साल लगेंगे आपको प्रेजेंट से आगे फ्यूचर में जाने में, उसमें आपने ऐड करना है और उसका आपको रेशो दिया मिलेगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व करना है। सेकंड मेथड आपका रेशो, बट उससे आप पजल हो गए, तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, इससे करोगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें आपको दे रखा है एक क्लास के अंदर लड़कों की औसत उम्र, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, 2 गुनी है। यदि 36 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो रेशो है वो यहाँ पे आपका 5:1 है, 5 आपका 1 है। ये आपको ठीक करना है अपनी पीडीएफ में, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो कक्षा में लड़कों की उम्र का योग निकालना है, यानी कक्षा में जो लड़के हैं उन सभी लड़कों की एज को आपने जोड़ना है और वो आपको फाइंड आउट करना है
और ये क्वेश्चन आपका HSSC के द्वारा क्लैरिकल एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़नी है। स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखा है कि लड़कों की जो औसत उम्र है यानी जो एवरेज एज है वो लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या से लड़कों की जो औसत एज है वो 2 गुनी है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अब देखो लड़कों लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है, जो लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है आपको, वो दे रखा है 5:1, ठीक है। यानी 5 यूनिट लड़के हैं, 1 यूनिट लड़की है। टोटल कक्षा में जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी है वो है 36 दे रखे हैं आपको। तो टोटल होंगे आपके बॉयज और गर्ल, यानी टोटल यहाँ पे है 5 प्लस में 1, 6 यूनिट। तो आपको दे रखा है 6 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे देखते हैं, 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी। यूनिट लिखो या ना लिखो, आप लिखो मत, इसको डायरेक्ट लिखो। 6 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास 36/6 यानी 6। तो बॉयज टोटल कितने होंगे 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6 है, तो आप इसके 6 के साथ गुणा करोगे, 6×5 = 30। तो ये है आपके टोटल बॉय। और लड़कियाँ कितनी हैं, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6, यानी क्लास में टोटल लड़के 30 है और लड़की आपके पास 6। अब आगे आपको फाइंड आउट करना है कि लड़कों की टोटल एज, यानी जितने भी लड़के हैं उनकी 30 जो लड़के हैं, इन लड़कों के अपने एज को ऐड करना, जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो कि जो लड़कियों की संख्या से उनकी एवरेज एज है जो 2 गुनी है, औसत है जो लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। तो लड़कों का जो एवरेज होगा, यानी यहाँ पे लिखोगे आप, जो बॉयज का जो एवरेज होगा एज का, वो आपका लड़कियों की संख्या से 2 गुना। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 6, तो इससे 2 गुना यानी 12, यानी 12। तो लड़कों की जो एज का एवरेज है वो आपका 12। अब एवरेज, एवरेज का मतलब क्या आपका, यानी टोटल आपने सम करना है। जो आपको एज दे रखी है उस टोटल को आप सम करोगे, सम बटे में उनकी टोटल संख्या, यानी जो भी एवरेज होगी आपकी। औसत का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास डाटा है, यानी सम ऑफ डाटा, जैसे आपको एज दे रखी है तो इसका आपने सम करना है, और बटे में नंबर ऑफ डाटा, यानी कितने लोग हैं टोटल, टोटल कितने पर्सन है। अब आपको निकालना, इनका सम निकालना है। तो सम किसके इक्वल होगा, तो ये जो आपका नंबर है ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से जब आप टोटल सम निकालोगे तो वो होगा आपका एवरेज गुणा में नंबर। तो एवरेज दे रखा आपको टोटल 12, और टोटल स्टूडेंट्स यानी टोटल जो लड़के हैं वो कितने हैं 30। तो एज का योग निकालना है, तो जब आप एज यानी जो आपकी एज होगी उसका टोटल जो सम आएगा वो आएगा आपका एवरेज गुणा में टोटल नंबर स्टूडेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 30, तो 12×3 = 36। तो ये हो गया आपकी 360 ईयर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। टोटल लड़के उनकी एज को आपने जोड़ना था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। का मतलब आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी, जो आप अर्थमेटिक करोगे वहाँ पे आपको स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए बस। जो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होती है, वैसे जो आपका एडवांस मैथ होता है वो आसान होता है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक, वो आपका आसान होता है। बस उसको थोड़ा सा कराने का तरीका, या आपका जो टीचर उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि एडवांस मैथ किस तरीके से, जो आपकी ज्योमेट्री होगी उसमें आपको एग्जामिनर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकता। ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बना सकता, बट यहाँ पे स्टेटमेंट आगे पीछे करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थी आपकी टाइप नंबर 8। इसमें हमने एज से रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, और मैं आशा करूँगा आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। और कहीं पे भी किसी फॉर्मूले पर, किसी कॉन्सेप्ट पर, या मैं आप कहीं भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और कुछ क्वेश्चनों की ट्रिक में जानबूझ के आपको शॉर्ट्स में नहीं कराता, ताकि आपकी इतनी ज़्यादा ट्रिक्स ना हो जाए कि आप एग्जाम में जाओ और फिर कन्फ्यूज्ड। आपको बेसिक अच्छे से मजबूत होना ज़रूरी है। बेसिक मजबूत होगा उसके बाद ही आपको ट्रिक मायने रखेगी, और आपके एग्जाम में तो आपको ट्रिक का आपके पास टाइम काफ़ी होता है, तो आप बेसिक से जाओगे तो आपको 30 सेकंड 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगी, पर आपका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 में आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यानी HSSC ने पूछे हैं, और ये क्वेश्चन आपका CHSL में है
और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके HSSC द्वारा भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि इफ y इज ए प्रोपोर्शनल टू x, यानी y x के अनुक्रमानुपाती है और y की वैल्यू 61 है, x की वैल्यू 42 है, तो y का मान निकालना आपको जब आपकी x की वैल्यू 54 होगी। देखो इसमें दे रखा है कि y x के प्रोपोर्शनल है। आपने +1 +2 में, हाँ +1 +2 में आता है जो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो उसके प्रोपोर्शनल है फोर्स, यानी जो आपकी फोर्स की प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। एक होता है आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उसके उल्टा। जैसे आपको 4 दे रखा है, यूनिवर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब होगा 1/4। उसमें आपका एक निशान होता है, देखो y, अच्छे से लिखते हैं इसको, देखो y प्रोपोर्शनल, ये होता है प्रोपोर्शनल का निशान इक्वल टू x। और ये निशान मेनली यूज होता है ताकि जैसे अब प्रोपोर्शनल का मतलब आपका कि y, इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटा के हम यूज करते हैं, जैसे k यूज कर लिया या x यूज कर लिया। x तो यहाँ पे हमने k यूज कर लिया कि इक्वल टू kx, यानी जो y है वो इक्वल होगा x के। बट स्लाइटली जब आपका डिफरेंस रहता है तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल, यानी जब आपका रेशो आपका बराबर हो, और यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल दे रखा है x और y दो में, तो इसका मतलब होगा, सॉरी, तो इसका मतलब होगा आपका y प्रोपोर्शनल है x के। तो इस निशान को हटा के हम लिखते हैं k। इस निशान को लगाने का, यानी k का मतलब यहाँ पे लगाने का जो मेन रीजन है कि y और x की वैल्यू आपकी इक्वल है, मैक्सिमम आपकी इक्वल है, लगभग में इक्वल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आपका, कि थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए, यानी y और x को इक्वल करने के लिए हम इसे किसी नंबर से इसकी गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका k का मतलब, यानी k यहाँ पे लिखने का मेन रीजन। अब यहाँ पे दे रखा कि y की वैल्यू आपके पास 61 है, तो आपने y की वैल्यू 61 लिखी, तो जो k की वैल्यू आएगी वो दे रखी है आपको निकालनी है। x की वैल्यू आपको दे रखी है 42, यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो, तो k की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो हो गया आपकी 61/42। तो यहाँ पे जो मेन, जो k लगाने का जो रीजन है वो आपको y इक्वल करना आपने x के, और जो आपकी y की वैल्यू है, जो आपकी x की वैल्यू है, जो इन दोनों में स्लाइटली जो भी डिफरेंस है, जो भी इन दोनों में अंतर है, उस अंतर को ख़त्म करने के लिए हम इस जो आपका ये k है, इस लेटर का हम यूज करते हैं। इसको हम इंग्लिश में, उसमें फिजिक्स में हम कांस्टेंट, आपने सुना होगा सिद्धांक, शायद कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो ये है k। समझ में आया आपको कि k हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पे? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तो k की वैल्यू है आपकी 61/42। अब सेकंड आपको दे रखा है कि y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पता है y प्रोपोर्शनल है x के, यानी y इक्वल है आपका kx के। अब इसमें बोलते जब आपकी x की वैल्यू 54 होगी, 54 होगी, तो उस टाइम पर आपकी y की वैल्यू क्या होगी, यानी y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाल ली 61/42, 61/42, और x की वैल्यू है आपके पास 54, 54 आपने यहाँ पे रख दिया, 54 आपने यहाँ पे रख दिया। अब आपने इन दोनों की गुणा करनी है, इन दो पे गया आपका 21, दो पे जाएगा आपका 27, 3 पे गया 3 से 21, यानी 6 पे जाना 3 27, तो आपने 9 9 छिका 54/7। अब इसको डिवाइड करोगे आप, यानी आपका आंसर है जो दशमलव में आएगा, और जो उसके नज़दीक होगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। 7 पे 7 × 7 49, यानी 49, बचा आपका 5, तो 7 8 56, यानी 78 समथिंग कुछ आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर। अब जो k की वैल्यू आई है 61/42, इसका मतलब आपका इक्वल करना है। इक्वल यहाँ से आप इसको करके देखो प्रैक्टिकली। y की वैल्यू आपके पास है 61, k की वैल्यू है 61/42, और x की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 42, तो आपने लिख दिया 42, 42 से गया आपका 42, तो ये बचा आपका 61 = 61। तो ये जो k का यहाँ पे काम है वो है आपका y और x को इक्वल करना, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब समझे आप। यहाँ पे बोल देता है कि y इक्वल है आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है y इक्वल है आपका 1/x। व्यक्त कर्मानुपाती होता तो आप y, ये निशान आपका 1/x इस तरीके से लिखते और वो यहाँ से y आता आपका k/x। अब जो वैल्यू दे रखी है वाई एक्स की, वहाँ पे वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू निकालो। अब जो दूसरी आपको कंडीशन दी मिलेगी, वहाँ पे आपने के की वैल्यू जो निकाली है वो पुट करनी है। वाई और एक्स में से एक वैल्यू मिलेगी, एक आपसे पूछी जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट है 62। वाई एक्स प्लस 3 के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल है। तो वाई उसी तरीके से आप इसको लिखोगे, वाई की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 1। यहाँ से आप के की वैल्यू निकालोगे और फिर आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा के सीईटी एग्जाम 2022 में आपसे पूछा था और इसका आंसर आप सभी ने निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी ने निकालना है। और कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आप बच्चे क्लासेस देखते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने आंसर निकाल के जरूर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 62। अब चलते हैं टाइप नंबर 10 पे। टाइप नंबर 10 को देखो आप। टाइप नंबर 10 में आपको दे रखा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे और आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है यदि 1170 की राशि ए बी सी के बीच में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई है, तो किसको मतलब जो प्रॉफिट होगा वो सबसे ज्यादा होगा और कितने का होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी ए बी सी के अंदर जो गलती से 1/2 1/3 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के का रेशो लेकर इस राशि को जो टोटल पैसे थे इसको डिवाइड कर दिया और करना था आपको इस रेशो में डिवाइड करना था। अब देखो, अब सबसे पहले उसको आप कन्वर्ट करो। यानी जो आपको 1/2 1/3 1/4 दे रखा है यहाँ पे, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे। जैसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब सबसे पहले आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे आप लेते हो एलसीएम, नीचे नीचे बढ़ गया एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया यहाँ पे 12 आपका, 4 3 2 का एलसीएम आया यहाँ से 12, तो अब 12 आया आपका एलसीएम। ठीक है, अब जो यहाँ की वैल्यू होगी तो 12/2, तो 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 12, 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम की आपको जो बेसिक है क्लास 1 आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आपने जो पहली क्लास है उसको जरूर देखना कि एलसीएम आप किस तरीके से निकालते हो, ताकि हम आने वाले चैप्टरों में आपको आसानी रहे। तो एलसीएम की आप लगभग मैंने 10 क्लास कराई है, उसमें पूरा कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ आपको कराया है। तो वहाँ से आप एक बार आपको समझना जरूर है कि एलसीएम का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 6 3 यानी इस अनुपात में आपको पैसे बांटने थे, बट गलती से उसने 2:3:4 में उसने पैसे बांट दी। गलती से उसने इसमें बांट दी गलती से, और बांटने थे उसको इसमें। ठीक है, अब यहाँ से टोटल देखना कितने हैं, 4 6 10 और 3 13। यहाँ से आपके टोटल पैसे 13 यूनिट। यहाँ से देखना 4 3 7 और 2 9 यूनिट। बट पैसे तो टोटल 1170 है, यानी पैसे तो दोनों के पास इक्वल होंगे, तो वो यूनिट में भी आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से 13 यूनिट पैसे 9 यूनिट पैसे, पैसे तो आपके इक्वल बांटे हैं। बट जो बांटने का रेशो था, यानी जब ए को 6 4 3 में बांटने, तो ए को 2 रेशियो दे दिए, इसको 3 इसको 4। सबसे पहले आप इनका जो टोटल है उसको इक्वल करोगे, यानी आप पैसे को इक्वल करोगे, तो इसको आप 9 से गुणा करोगे, इसको आप 13 से। जब आपने इसको 9 से गुणा की तो आप पूरे जो आपकी लाइन है इसको पूरे को आप 9 से गुणा करोगे, तो अपने इसको पूरे को 9 से गुणा करोगे तो ये होगा आपका 9 गुणा में 6 54, ये आपका ए का, यहाँ पे बी और यहाँ पे आपने लिख दिया सी। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब आप इस पे आप जो गलती से बांटे हैं 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 13 चौके 52। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट किसका हुआ सबसे ज़्यादा, यहाँ पे अब इसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, यानी ये आपकी गलती से है। यहाँ पे जी जी से नोट करते हैं, यहाँ पे गलती से बांटती है। टोटल देखो, अब ये जो टोटल पैसे 113 है, ये भी टोटल 113 है। अब ए को पहले मिलने चाहिए थे 54, बट मिले उसको 56, बट मिले उसको 56। बी को मिलने चाहिए थे 36, तो मिले उसको 39, यानी इसको हुआ 3 का प्रॉफिट।
इसको ज़्यादा मिले जब उसने गलती से पैसे बांटे। इसको मिलने चाहिए थे 36, 54 और मिले इसको 26, यानी इसको तो लॉस हुआ, यानी इसको लॉस हुआ, इसको इसको ज़्यादा मिले। अब इसको मिलने चाहिए थे 27 रुपये और इसको मिल गए 52, तो कितने ज़्यादा मिले, इसको 25 ज़्यादा मिले। और आपको निकालना क्या है कि सबसे ज़्यादा किसको मिले, सबसे ज़्यादा मिले आपको सी को, यानी गलती से जब पैसे बांटे तो प्रॉफिट हुआ सी को, यानी सी को 27 मिलने चाहिए थे, मिल गए उसको 52। तो टोटल कितने पैसे आपके 1170, और यहाँ पे टोटल कितने हुए आपके 13 गुणा में 9 117, 13 गुणा में 9 117, ये तो आपका इक्वल आएगा, यानी 117 यूनिट की वैल्यू दे दी आपको रियल में 1170, यानी 117 यूनिट की वैल्यू दे दी यहाँ पे 1170। ये आपका रुपए है और ये आपका यूनिट में है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 1170 बटे में 117, तो 117 से आपका 117 गया, यहाँ पे बचेगा आपका 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 रुपये। अब आपको निकालना है कितने का प्रॉफिट हुआ है, सबसे ज़्यादा 25 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो आप इसकी यूनिट की जगह पर आप गुणा करोगे 10 से, यानी 250 रुपये का होगा टोटल प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे, जो आपको दे रखा बेसिक से उसी के अकॉर्डिंग चलना है। फिर जो आपसे डिमांड दी है कि आपको इस तरीके की ए की वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है, अधिक की निकालनी है। अब यहाँ पे आपको पूछता कि सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ, तो लॉस किसको हुआ, तो इसको ए को कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लॉस हुआ 28 का, तो लॉस हुआ 28 का, तो 28 की वैल्यू निकाल देते हैं आप, 28 गुणा में 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 280 होता आपका। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 63। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, इसमें आपको दे रखा है, एक नीत किया गया है कि 2820 रुपये की राशि ए बी सी में 3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन कर दिया 1/3, 1/4, 1/5। अब की बार ये गलती से कर दिया, तो सेम उसी तरीके से कि इसमें ए को कितना प्रॉफिट हुआ, कि गलती से की वजह से इसमें डायरेक्ट पूछ लिया। अब की बार वहाँ पे आपको निकालना था कि सी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, सी को, वो को फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि ई को प्रॉफिट हुआ और कितने का हुआ वो आपको फाइंड आउट करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ से आप सबसे पहले इसको सोल्व करोगे, फिर आपने देखना कि बांटना इसमें था, अब बांट दिया इसमें, तो वहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है और इसका आंसर आपने निकाल कर कॉमेंट बॉक्स के अंदर कॉमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टी, आपकी टाइप 10 थी। आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 11 पर, और टाइप नंबर 11 आपकी शायद लास्ट मिसलेनियस टाइप है, हाँ ये आपकी मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें लास्ट टाइप आपकी टाइप नंबर 11, और टाइप नंबर 11 का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है किसी धनराशि को 3 दोस्त है पी क्यू आर में 5:3:4 में आपको बांट दिया है। पी और क्यू, पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिले हैं, तो आपको हिस्सा निकालना है, किसका किसका निकालना है यहाँ पे, तो क्यू का। यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश वर्ड में क्यू का आपको पार्ट निकालना, तो यहाँ पे अब क्यू का जो पार्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना, और ये क्वेश्चन आपका सीरियल मेंस में आपसे पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पी क्यू और आर आपको दे रखा है 5:3:4 में। अब इसमें बोला कि पी को आर से 1500 अधिक मिलते हैं, यहाँ पे पी को आर से, पी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 4 है, तो कितने अधिक मिले, आप बोलोगे सर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे दी 1500 रुपये, यानी कितने अधिक मिलते हैं 1500 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 1500। आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 15 है, तो जब आप 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो गुणा 1500, यानी 1500 गुणा में 3, तो यहाँ पे आएगा आपका 4500 रुपये, 4500 रुपये, ठीक है। अब आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से आपसे पूछता कि आर को कितने रुपए मिले, 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो आर की होगी 4 गुणा में 1500, 6000 मिले आपको आर को, ठीक है। अब यहीं से आपको पूछता कि टोटल पी क्यू आर में कितने रुपए बांटे गए, तो टोटल वैल्यू निकालते हैं आप, 5 + में 3 8, 8 + में 4 12, तो टोटल पैसे मिले 12 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1500 है, तो 12 गुणा में 1500, तो वहाँ से आपका आंसर निकल आता है। और इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछे, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि क्यू को आर से कितने अधिक मिले। अब सेम यहाँ पे पूछता है कि क्यू को आर से कितने अधिक मिले,
क्यू की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 4 है, तो आर को अधिक मिले 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1500 है, तो 1500 आप निकाल देते। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 65 और सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो आपका लेटेस्ट सीजीएल मेंस है, यानी 2025 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है कि कक्षा के 3 बैचों के छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, यानी तीनों बैच है, इसमें भी 20 बढ़ा दिए, इसमें 20 बढ़ा दी, इसमें 20 बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद आपका रेशो हो गया 4:5:7। तो आपको जो तीनों बैचों में कुल छात्र है उनकी संख्या फाइंड आउट करनी है, उनके स्टूडेंट्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब जो आपको दे रखा है कि तीनों बैचों में आपकी रेशो दे रखा है 2:3:5। ठीक है, और जो आपका 20 छात्र बढ़ाने के बाद, यानी आपका ये इनिशियल था और ये आपका आफ्टर चेंज, यानी जो 20 छात्र बढ़ाए गए हैं इसमें इंक्रीज किया गया आपका 20 स्टूडेंट्स का प्रत्येक में। तो जब इनका स्टूडेंट्स का प्रत्येक में 20 का इंक्रीज किया तो अनुपात हो जाता आपका 4:5:7 हो जाता आपका। अब देखो ये 2 से 4 कितना इंक्रीज हुआ, 2 का। इसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का। इसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का। इन प्रत्येक में कितने का इंक्रीज हुआ है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, तो प्रत्येक में 2 यूनिट का आपका इंक्रीज हुआ है, यानी प्रत्येक में आपका 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। और एग्जामिनर ने बोला है कि प्रत्येक में हमने 20 छात्र बढ़ाए हैं, और यहाँ पे प्रत्येक में बढ़े हैं आपके 2 यूनिट, यानी 20 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी इक्वल है 20 के, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20/2, यानी 10। तो आपको पहले 3 बैचों में छात्रों की संख्या ज्ञात करने की, स्टार्टिंग में यानी बच्चे के बढ़ने से पहले, यानी इंक्रीज से पहले, देखो वृद्धि से पहले टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी इन तीनों बैचों के अंदर। तो टोटल छात्र थे आपके 2 + 3 5, 5 + 5 10, यानी टोटल थे आपके 10 यूनिट। आप यूनिट को लिखो या आप डायरेक्ट 10 लिख दो यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 10 है, तो टोटल जब आप निकालोगे 10 × 10, यानी 100 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 1 यूनिट की वैल्यू आपने 10 रखी, 100 आ गया यहाँ से आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 66। समझ में आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67। इसमें आपको दे रखा है 141 को 2 भागों में इस तरीके से बांटा गया है कि पहले भाग का 8वां, कि पहले का 8वां भाग और दूसरे का 9वां भाग का रेशो 5:6 है। तो आपको पहले भाग की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यानी 141 को आपने 2 हिस्सों में भाग दिया, पार्ट 1। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहले का 8वां भाग, पहले पार्ट का ले लिया आपने 8वां भाग, पहले पार्ट का ले लिया हमने 8वां भाग, यानी इसका 1/8, और दूसरे भाग, दूसरे का 9वां भाग, यानी दूसरे का ले लिया हमने 9वां भाग। ठीक है, तो उनका रेशो दे रख दिया, इनका अनुपात आया आपके पास 5:6। अब जो ये 9 नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ से देखो, पहला पहला भाग गुणा में 1/8, ये 8 आपका नीचे आया, तो आप लिखोगे पहला भाग बटे में 8 गुणा में आपका दूसरा भाग है, और ये 9 आपका नीचे की तरफ है, तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा गुणा में, तो ये कुल आपका 5/6 के। तो यहाँ से पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की वैल्यू निकालोगे, तो आप जो 8 है ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, जो 9 है ये नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालोगे, पहला पार्ट बटे में दूसरा पार्ट, अब ये 8 गया आपका ऊपर की तरफ, 8 गुणा में 5 40, अब ये 9 गया आपके नीचे की तरफ, 9 गुणा में 6 54। ठीक है, अब यहाँ से इनका जब आप रेशो निकालोगे, 2 पे 20, 2 पे क्या आपका 27, यानी ये आपका टोटल पहला पार्ट दूसरा पार्ट की वैल्यू आ गई 20:27। तो टोटल आपको दे रखे 141, यानी 20 + में 27, टोटल हुआ आपका 47, और 47 यूनिट जो आपकी इक्वल है 141 के। तो ये इक्वल आपका 141 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, ये होगा आपका 141 बटे में 47। तो
3 से इसकी गुणा करेंगे तो 7 या 21, बचा आपके पास 2, 4 3 12 और 2 14, यानी ये 47 गुणा में 3 होगा आपका 141। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई आपके पास 3। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले पार्ट की, और पहला पार्ट आपका 20 यूनिट है। तो 1 यूनिट की जब आप गुणा करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 20 गुणा 3 60। तो 60 होगा आपका पहला पार्ट। आपसे दूसरा पूछे तो 27 गुणा में 3 करोगे, 27 दूनी 54, 27 या 81, दूसरा पार्ट आएगा आपका 81। और आपसे पूछा है पहला पार्ट, तो पहले पार्ट है आपका 60। तो इस तरीके से जो आपको स्टेटमेंट में बोलना है उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 67। समझ में आया आपको? जो आपको बोला था उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो, फिर आप इसको सोल्व कर दो। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट आप एक्स वाई मान लो, पहला पार्ट प्लस में दूसरा पार्ट की वैल्यू 141 है, सेम वैसे ही लिखा आपने, 20 प्लस में 27 47 इक्वल टू 147 141। तो यहाँ पे एक्स वाई मानते तो एक्स वाई से भी निकल आता। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, और सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें दे रखा आपको एक किसी एग्जाम के अंदर जो पास हैं और फेल छात्रों का रेशो दे रखा है 5:2। यदि जो फेल छात्रों की संख्या 14 आपने ज़्यादा कर दी तो पास और फेल छात्रों का रेशो 4:3 हो जाता है। तो कितने टोटल जो स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। देखो सिंपल है इसमें कि रेशो है जो पास फेल का 5:2 में था। अब बोला कि 14 छात्र आपने फेल कर दिए, यानी 14 छात्र आपने फेल वालों में ऐड कर दिए। तो जो 14 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास वाले कम होंगे, यानी पास वाले में से आपने 14 निकल कर आपके फेल वाले में जाएंगे, यानी 14 फेल हो गए तो आपके 14 तो जो पास थे उनमें से कम होंगे। समझे इसका मतलब कि 14 छात्र आपने दोबारा से जो रेशो था, जो अपने पास और फेल का रेशो था, उसमें आपने 14 छात्र फेल वाले में जोड़ दिए। तो वो 14 छात्र आएंगे वो पास वाले में से आपके आएंगे। बस यही लाइन आपको समझनी थी यहाँ पे। पास फेल रेशो दे दिया आपको 5:2 का, तो हम मानते हैं इसको कि 5x। अब 2x क्यों मानना है? क्योंकि हम इसमें से कुछ माइनस करेंगे। 14 छात्र है तो ये 14 आपकी रियल वैल्यू है। तो जब आप 5x 2x में से जब आप 14 माइनस करोगे तो इसलिए हम इसमें x मानना आपके लिए कंपलसरी है। आप मान यूनिट भी सकते हो, पर यूनिट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, कहीं आप एग्जाम में उसको माइनस ना कर दो, इसलिए मैंने इसको x मान लिया। क्लियर? अब यहाँ पे दे दिया कि जब आपके पास वाले 5x थे और फेल वाले थे आपके 2x। अब आपने 14 छात्र फेल वाले में ऐड कर दिए। जो ये 14 छात्र आए हैं ये इसमें से निकल कर आए हैं पास वाले में से, तो ये 14 छात्र इसमें से माइनस होंगे, तो आपका रेशो होगा 4:3। अब यहाँ से आपसे पूछा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके 5x प्लस में 2x 7x। तो 7x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। आप 3 की तरफ इस तरफ गुणा कर दो, 4 की आप उस तरफ गुणा कर दो। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसकी आप 7 के साथ गुणा कर दोगे, तो वो होगा आपका राइट आंसर। वो आगे आपने सोल्व करना है, क्योंकि हम आज लास्ट टाइप के ऊपर चल रहे हैं, तो ये तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखिए। ये आपके लिए बेस्ट है, आपको पता माइंड में रहेगा, मतलब आपके माइंड में आपके जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आपका मैप चलता रहेगा कि इसमें से 14 माइनस कर दिए, इसमें आपने 14 ऐड कर दिए। बट एक दूसरे तरीके से करें वो भी आपका आसान तरीका है, बट उसमें आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। और ये जरूर रखना आपको, सबसे पहले इस तरीके से करना है, फिर आपने उस तरीके से जाना है। ठीक है, तो कि प्रैक्टिस दोनों तरीके से रहे, और एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे आप उससे सोल्व कर लेना। जैसे पास है या आपके फेल है। अब आप जब आपके 14 छात्र इसमें आए हैं तो पहले अनुपात 5:2 था, और फिर बाद में आपका अनुपात 4:3। तो 14 छात्र ऐड किए हैं, यानी इसमें कुछ ऐड किया और इसमें से कुछ माइनस किया है। तो जो 14 छात्र इसमें से इसमें आए हैं, ये 14 इसमें से कम होंगे तो 14 छात्र इसमें आएंगे, इन दोनों में इक्वल रहेगा आपका। तो कितने का इंक्रीज हुआ यहाँ पे? 1 यूनिट का, यानी 2 से आपका 3 हो गया। तो 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 14। 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है, यानी इसमें कितना ऐड हुआ फेल वाला में? 14। तो आप लिखोगे 14। आपको फाइंड आउट करना टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने हैं? 5 यूनिट प्लस में 2 यूनिट 7 यूनिट। तो 7 गुणा में 7 यूनिट है टोटल स्टूडेंट, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 14 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? निकालो आप, 14 गुणा में 7, वही होगा आपका राइट आंसर। और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। यहाँ से जाओ, ये आपका बेसिक आपको ज़रूर माइंड में रखना है। इस तरीके से इसलिए कराता हूँ कि कई टीचर
रट के आते हैं कि ये ट्रिक हमने यूज़ कर दी, कहीं आपको ऐसा लगे कि सर को ट्रिक नहीं आती, कि सर ने तो एक्स मान के करा दिया, इस तरीके से करा दिया। मैं इससे भी आसान तरीके से आपको सोल्व करा सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो हम इससे भी आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कई क्वेश्चनों को मैं आपको जानबूझ कर मतलब ट्रिक पे नहीं लेके जाता, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग, मैथ को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, तभी ट्रिक पे तो आप बाद में आओगे। और आपके एग्जाम में ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। अब कैसे कोई भी एग्जाम, जैसे ऐसे सीजीएल मेंस में जाते हो, उसमें ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से उठा दोगे। कुछ आपका बेसिक मजबूत होगा, फिर ही आपकी ट्रिक बनेगी वहां पे जाके, और वो ट्रिक तभी अप्लाई होगी। अब बिना बेसिक के आप एग्जाम के अंदर अपनी ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बेसिक मजबूत होना चाहिए, फिर आप ट्रिक सीखते जाना साथ के साथ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपको दे रखा है कि तीन संख्याएं 4:4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर दे दिया आपको 12। तो आपको वो संख्या फाइंड आउट करनी है, ना तो सबसे बड़ी है और ना ही सबसे छोटी है, यानी जो बीच वाली संख्या आपको वो फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 4/5 5/6 9/10 जो हमने पीछे किए थे कि दो का अंतर दे रखा था, जो इसकी शायद पहला ही क्वेश्चन था इस टाइप का, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे जो चेंज है 4/5 5/6 9/10, इसको आपको एक सिंपल रेशो के अंदर लेके आना है। जैसे आपका ये दे रखा है 4/5 5/6 और 9/10 9/10। सबसे पहले आप क्या, आपका सबसे पहला काम रहेगा इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है। अब ये देखो 5 × 2 10, यानी आपका ये मल्टीपल में है 10 है, तो आप इसको छोड़ दो, 6 और 10 का एलसीएम ले लो। और एलसीएम आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर करा रखा है, उसकी पहली क्लास आप सभी ने जरूर देखनी है, तो वहाँ से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एलसीएम आया 30। तो आप 30 को 5 से डिवाइड करोगे, यानी जब आपका एलसीएम ये आ गया तो आप इसकी 4/5 से गुणा कर दो। 5 × 30 यानी 6 चौक 24, तो ये रेशो आएगा आपका 24। अब आपका एलसीएम 30 है, तो यहाँ से 5/6 की गुणा करोगे, 5/6 6 पंजा 30, 5 × 5 25, तो ये आपका 25। अब ये 9/10 है, तो 30 गुणा में 9/10, 0 से 0 9 18 9 27, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 27। अब एग्जामिनर ने दे रखा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 27, सबसे छोटी आपकी 24, इनका अंतर कितना है यहाँ पे 3 यूनिट। और इसमें एग्जामिनर ने दे रखा कि इनका अंतर है 12 का, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 12/3, यानी 3 चौके 12। अब आपसे पूछा कि जो संख्या ना तो बड़ी है ना छोटी है, तो बीच वाली संख्या कौन सी आपकी 25, ना ये बड़ी है और ना ही सबसे छोटी है, तो 25 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 25 यूनिट की जब आप वैल्यू निकालोगे तो गुना करोगे इसकी 4 से, तो 25 चौक 100। ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपको दे रखा है कि हीरे की कीमत उसके जो वेट है उसके वर्क के समानुपाती है, यानी उसका जो वेट होगा उसके वर्क के समानुपाती है। यदि एक हीरे के 3 भागों में तोड़ देते हैं और उन टूटे हुए भाग का जो वेट है वो 1:2:3 में है, तो हीरा टूटने टूटने पर भाग की कीमत आपकी 28 हो, यानी टूटने पर जो भागों की कीमत है वो 28 है। तो आपको हीरे की वास्तविक यानी रियल में कीमत कितनी थी, यानी हीरे का जो वेट है टूटने के बाद दे दिया आपको 1:2:3 में। टूटने से पहले टोटल वेट कितना था, आप बोलोगे सर 1 + 2 + 3, टोटल था आपका टूटने से पहले 6 यूनिट। तो इसमें दे दिया जो कीमत है वो इसके वेट के, जो इसका प्राइस है वो इसका वेट के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती मतलब इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका वेट के वर्ग के, अब यहाँ पे जो इसका प्राइस होगा पहले वाले पार्ट का कितना होगा, आपने इसका वेट का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर हुआ आपका, यानी जो प्राइस होगा वो होगा आपका इनका स्क्वायर। यहाँ से देखो कितना आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आया आपका 4, 3 का स्क्वायर आया आपका 9, और यहाँ पे भी आपका 6 टोटल। तो इसकी जो प्राइस होता है यहाँ से जो इसका प्राइस होता है वो होता है आपका 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी टू वेट का आपने स्क्वायर करना 36। तो यहाँ से आप जब निकालोगे टोटल कितना है आपका, जो प्राइस था 9 + में 4 13, 13 और 1 14, यानी टोटल प्राइस आया यहाँ से आपका 14 यूनिट।
और आपको दे रखा है यहाँ पे टोटल प्राइस 2800, यानी 14 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2800। तो 1 यूनिट की जब आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से, वो आएगी आपकी 2800 बटे में 14। दिख रहा है यहाँ तक? 14 दूनी 28, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 200 रुपये। अब आपको निकालना है क्या कि हीरे की जो वास्तविक कीमत है, यानी टूटने से पहले हीरे की कीमत कितनी थी। उसका टूटने से पहले वेट था 6, और उसका है स्क्वायर, यानी वर्ग है, तो वर्ग आया उसका प्राइस होगा, जो उसका स्क्वायर होगा, यानी 36 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 200 है, तो 36 यूनिट की आप जो वैल्यू निकालोगे, तो 36 गुणा में 200, ये होगा आपका 7200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आप सभी को? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसी तरीके से आपने एग्जाम में अंदर सोल्व करना है। बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो हमें किस तरीके से आगे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71, और ये क्वेश्चन आपका HSC क्लैरिकल एग्जाम में पूछा गया था। इसमें आपको दे रखा है कि एक कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है, यानी हिरण की प्रत्येक 5 कूद। यहाँ पे दे रखा है कि हिरण की है जो आपको 5 कूद, यानी 5 जो जंप दे रखे हैं, ठीक है। कुत्ते के 3 जंप, सॉरी जंप, तो यहाँ पे आएगा आपका ये जंप, जो आपके 3 जंप्स दे रखे हैं। समझ में आया? यहाँ पे जो आपको दे रखा था वही लिखा बस हमने। एक कुत्ते हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेते हैं, यानी 5 जंप हिरण और कुत्ते के आपके 3 जंप। आगे दे रखा कि एक कुत्ते की 1 कूद हिरण की 3 कूद के बराबर है। हमने माना कि एक कूद के अंदर जो डिस्टेंस तय की जाती है, यानी एक जंप के अंदर जो डिस्टेंस की तय की जाती है, वो माने हमने एक्स, वो माने हमने एक्स। तो हिरण की एक कूद के लिए, यानी हिरण एक कूद के अंदर कितनी डिस्टेंस तय करेगी, हिरण टोटल कितनी डिस्टेंस तय करेगी एक कूद के अंदर, आप बोलोगे एक कूद के अंदर एक्स। और उतनी देर में कुत्ता है जो, सॉरी के से लिख दे कुत्ता भी, चलो कोई नहीं, के से नोट करना है इसको। ये जो कुत्ता है वो करता है 3 कूद लगाता है, तो एक कूद के अंदर डिस्टेंस तय की जाती है एक्स, तो डो करेगा 3 कूद लगाएगा जितनी देर में आपकी हिरण एक कूद लगाती है, तो टोटल डिस्टेंस तय करेगा कुत्ता 3x। टोटल डिस्टेंस तय करेगा 3x। तो यहाँ पे देखो आपको रेशो फाइंड आउट करना है, तो टोटल डिस्टेंस देखो, हिरण 5 जंप लगाती है और एक जंप के अंदर, यानी डिस्टेंस तय करेगी आपकी जो यहाँ पे हिरण है और यहाँ पे आपका जो डॉग है। हिरण एक टोटल जंप लगाती है 5, और एक जंप के अंदर डिस्टेंस तय करती है x, तो टोटल कितनी डिस्टेंस तय होगी आपकी 5x। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो कुत्ता है वो 3 जंप लगाता है और एक जंप के अंदर डिस्टेंस करता है आपकी 3x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एक जंप के अंदर 3x है, तो टोटल हो गया आपके 3 जंप के अंदर 9x, यानी यहाँ पे हो गया आपकी 9x। तो सेम टाइम के अंदर, यानी सेम समय पर सेम टाइम के अंदर जो हिरन है वो डिस्टेंस करती है 5x, और कुत्ता जो दूरी तय करता है, जो डिस्टेंस तय करता है, वो करता है 9x। आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों की स्पीड फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस आपके पास ये है। अब टाइम एंड डिस्टेंस में आप सीखोगे कि जब भी आपका जो टाइम है वो आपका कांस्टेंट है, यानी फिक्स टाइम के अंदर आपने दूरी तय की है, तो वहाँ पे आपका दूरी और समय का जो रेशो है वो आपका इक्वल होता है। यानी जब डिस्टेंस और स्पीड यानी चाल का आपका रेशो इक्वल होता है, जब आपकी जो समय है वो आपका सेम रहे, यानी समान समय के अंदर जो दूरी तय की जाती है, तो वहाँ पे रेशो आपका इक्वल रहेगा। बस ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। यहाँ जो स्पीड का रेशो भी आएगा वो भी आपका 5x रेशो 9x आएगा। एक्स से आपका x, तो 5:9, ये होगा आपका राइट आंसर। समझ में आया आपको? बस स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन एक लाइन का, बिल्कुल दोबारा से समझाऊं, इसमें मैक्सिमम टीचर्स को प्रॉब्लम रहती है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। समझ में आया आपको? देखो, एक कुत्ता हिरण के प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है। प्रत्येक 5 कूद किसकी? हिरण की। 5 जंप। कुत्ता कितने लेते हैं? 3 जंप। एक जंप में डिस्टेंस तय करता है एक्स, यानी जितनी देर में एक कुत्ता, ये टाइम लाइन दे दी आपको कि यदि कुत्ता एक कूद के लिए हिरण की 3 कूद बराबर है, यानी हिरण की एक कूद, इतनी देर में कुत्ता कितना चल जाएगा उसे? 3 कूद लगा देगा, यानी इतनी देर में हिरण आपकी एक जाएगी तो कुत्ता 3। तो एक जंप में डिस्टेंस x मीटर है, हिरण की आपकी टोटल x आई, कुत्ता इतनी देर में 3x। अब एक जंप के ऊपर आ जाओ आप। एक जंप में 5 जंप, यानी हिरण लगाती है 5 जंप, एक जंप में डिस्टेंस करती है x, तो 5x
3, 3 दिया 9x। तो रेशो है आपका डिस्टेंस का 5 9x। जब आपका समय इक्वल रहता है, समय कांस्टेंट रहता है, तो वहाँ पे आपका डिस्टेंस और स्पीड का रेशो इक्वल रहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 71। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया पहले। एसएससी के बाद ये क्वेश्चन आपका हरियाणा के क्लैरिकल एग्जाम में भी आपसे पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। इसमें आपको दे रखा है A/B के प्रत्येक पद में जोड़े जाने पर उन संख्या का अनुपात C अनुपात D आ जाता है। तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो उस जो संख्या आपने जोड़ी है उसकी वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम है कि A है और एक आपका B है। इसमें आपने कुछ जोड़ दिया, यानी हमने जोड़ दिया इसके अंदर x, मान लो x हमने इसके अंदर जोड़ दिया, तो इनका रेशो आ जाता है आपका C/D। बस आपने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, और इसका आंसर आप सभी ने निकालना है। और इसके शायद चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। आपने सही आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बस x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ से। अब d की वैल्यू इस तरफ गुणा कर दो, इसकी वैल्यू आप इसकी इस तरफ, यहाँ से x की वैल्यू आप सभी ने निकालनी है, और उसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ये शायद ये चारों ऑप्शन आपके गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी ने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को आप ध्यान से देखो। इसमें दे रखा है कि x के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांट देता है। तो उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए ताकि प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या के अंदर उसको रुपए मिले। पूर्ण संख्या ऐसे नहीं कि 10, मतलब एक को 200.75 पैसे मिल गए, मतलब पूर्ण 200 मिलेंगे या 300 मिलेंगे, 201 मिलेंगे, 202 मिलेंगे, इस तरीके से उसको कंप्लीट पैसे मिलेंगे, ठीक है। उस तरीके से उसको कंप्लीट पैसे मिलेंगे, समझे। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीटी एग्जाम में आपसे पूछा गया। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है, बट बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है ये आपका। कम से कम ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएम ही पूछा जा सकता है, यानी हम इस क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएम चैप्टर से भी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन वैसे आपका ये रेशो का कम है और एलसीएम एचसीएफ का ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 जो दे रखा है, आपने नीचे वाले का, जो नीचे वाले हैं, इनका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। नीचे वाले का जो एलसीएम आएगा, आप जब एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे होगा आपका 7 या 5 या 15, 5 का 20 और 7 या 21, 20 की और 21 की गुणा करोगे, एलसीएम आएगा यहाँ से आपका 420। अब एलसीएम 420 कैसे आया, उसके लिए आपने एलसीएम एचसीएफ की क्लास देखनी है। और जो आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम देखो आपका पूरा कंप्लीट नंबर में आया है और प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में पैसे प्राप्त हो। तो एलसीएम निकालने का क्या मतलब है कि ये जो 420 होगा, ये इसके लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लिस्ट कम से कम। एल का मतलब आपका लिस्ट, जब का एलसीएम है, एलसीएम लिस्ट यानी कम से कम। सी का मतलब आपका कॉमन, यानी कॉमन हो, मल्टीपल यानी गुणज, यानी जब आपका जो पहला पार्ट होगा इसमें आप गुणा करोगे, यानी ये आपका जो एलसीएम आएगा वो इससे डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। दूसरा पार्ट निकालोगे, जैसे यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आपका 3 है तो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। यहाँ से आपका 7 है, यहाँ से आपका 6 है, यहाँ से आपका 4 है। तो जो आपको पैसे मिलेंगे वो कंप्लीटली पैसे मिलेंगे, यहाँ से आपका दशमलव में नहीं आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट माइंड में आपके सोचना है कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कम से कम आपसे पूछा है तो एलसीएम आपने निकालना है। एलसीएम आया आपका 420 और वही होगा आपका राइट आंसर कि 420 रुपये आपने बांटने हैं। वैसे ही क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, बट ये रेशो में यहाँ से सीखने को मिलेगा कि आप कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो, यहीं से होगा आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 74, रेशो एंड प्रपोर्शनल का लास्ट क्वेश्चन है। अब एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि विदाउट पेन सोल्व कर दोगे आप इस क्वेश्चन को, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। विदाउट पेन कैसे सोल्व करोगे, और एक आपका बेसिक, तो सब बेसिक से भी करते हैं, और फिर मैं आपको लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा
कि विदाउट पेन इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। दिखने में थोड़ा बड़ा है, और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2021 में। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर दोगे। सबसे पहले बेसिक से करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि एक कार्य को करने के लिए पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या, बच्चों की नियुक्ति की गई 1:2 में। यहाँ पे दे रखा है कि मैन, वुमेन और जो बॉय है, लड़के हैं, बॉयज़, उनका रेशो दे दिया 1, 2 और 3 में। अब आगे दिया कि उनकी जो मजदूरी है, उनको जो पैसे मिलते हैं वो 6, 3 और 2 में पैसे मिलते हैं। यानी हमने यहाँ पे लिख दिया ये है आपकी संख्या को, ठीक है, इसको लिख दें, पीछे लिख दें पॉपुलेशन या नंबर्स लिख दो, इनके जो नंबर्स ऑफ है मजदूर है, ठीक है। अब जो वेजेज है यानी इनका जो वेतन है, वो वेतन मिलता है इनको 6, यानी इसको सोचा हम, इसको दे रखा 6:3:2, तो 6:3:2 में हमने माना कि इसको मिलता है 6x रुपये, इसको 3x, इसको 2x। अब आगे बोला आपको कि 50 पुरुषों कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जब 50 पुरुष उस कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी कुल मजदूरी 4500 रुपये हो जाती है पूरे की। उसमें पुरुष भी आपकी आपकी महिला भी है और ये आपके बच्चे भी है। इनमें तीनों ऐड होके जो टोटल पैसे है, टोटल कुल मजदूरी होगी वो 4500 रुपये है। तो आपको एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे का आपको साप्ताहिक यानी 7 दिनों का वेतन निकालना है। कितने रुपए होगा आपने देखो ऐड किया कितना, 25 पुरुष, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ पे दे रखी है 50, यहाँ पे दे रखी है 50। जब आपके 50 पुरुष होंगे यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे दी 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 50। अब महिलाएं कितनी होंगी, 1 यूनिट की वैल्यू जब आपकी 50 है तो महिलाएं होंगी इसमें 100, और जो लड़के होंगे वो 50 गुणा में 100 यानी 150। ये ऐसे किया है क्यों हमने, क्योंकि यहाँ पे दे दिया आपकी टोटल कुल मजदूरी इन सभी की। जब आपके 50 पुरुष है तो इन रेशो कितने में, ये जब आपके 50 पुरुष काम करेंगे वो 1, 2 और 3 अनुपात में काम करते हैं। तो 50 पुरुष होंगे तो महिला आपकी 50 की जगह उनकी डबल है, 100 है। बॉयज आपके पुरुष के ट्रिपल हैं, 3 गुना है, तो वो 150 होंगे। अब इनकी टोटल मजदूरी, अब देखो यहाँ पे जो पुरुष हैं, यहाँ पे टोटल मजदूरी कितनी दे रखी है आपकी, टोटल पुरुष 50 है, एक पुरुष मजदूर की मजदूरी है जो वो 6x है, ठीक है। अब टोटल निकाल लो, 50 पुरुषों कितनी होगी, 50 गुणा में 6, 300x। 150 कर दिया, यहाँ पे सिंपल लिख दो, 100 गुणा में 3, 300x, 150 गुणा में 2, ये होगा आपका 300x। यहाँ पे टोटल कितना आया, 300x प्लस में 300x यानी 300, 300, 600 प्लस में 900, तो टोटल आया आपका 900x। और ये इक्वल दे रखी है टोटल आपकी 4500, यानी कुल मजदूरी मिली उनको 4500 रुपये। तो ये हुआ 2 जीरो से आपकी गई 2 जीरो, 9 पे गया आपका 5, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5 रुपये, ठीक है। एक वेजेज कितने उनके, यानी उनका वेतन कितना है, एक पुरुष का 6x, महिला का है 3x, यानी प्रत्येक का उनका जो वेतन है, देखो ये देखो मजदूरी है जो उनकी मजदूरी का अनुपात 6:3:2 है। तो एक का हुआ आपका 6×5 = 30, यानी इसकी मजदूरी x की वैल्यू आपके पास 5 है, तो मजदूरी कितनी है, उनको पैसे कितने मिले पहले को, 6×5 = 30x, यानी x की जगह आपने 5 पुट किया, 3 गुणा 5, यानी x की जगह आपने 5 पुट करोगे, 3 गुणा 5 15, 2x है तो x की जगह आपने 5 पुट किया, 2 गुणा में x 10। अब आपको निकालना है कि साप्ताहिक यानी एक वीक की, ये आपकी एक दिन की है, तो आप 7 से इसको गुणा कर दोगे, तो यहाँ से आपका 7 या 21 यानी 210, 7 की और 5 की गुणा करोगे 105, 7 की और 10 की गुणा करोगे 70। तो ये आएगा आपका कि एक को मिलेंगे 210 रुपये, बी को मिलेंगे 105 और सी को मिलेंगे 70 रुपये एक वीक के अंदर। तो आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे। समझ में आया, थोड़ा सा इसमें समझना था आपको, और ये क्वेश्चन आप समझे तो रेशो प्रपोर्शनल में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने 74 तक क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके पास रेशो एंड प्रपोर्शनल का आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना, वहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आपको कोई डाउट आएगा। सबको प्रैक्टिस करनी है, पहली बार प्रैक्टिस करोगे आप 60% उस बुक के क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, फिर आपने दोबारा प्रैक्टिस करोगे, फिर आपके जो 90% के आसपास, और तीसरी बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके 100% क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आपको इससे एक्स्ट्रा परसेंटेज की क्लास देखने की कहीं से जरूरत नहीं है। आप रेलवे का एग्जाम देना, आप SSC CGL मेंस देना,
कहीं से भी आपको कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मैथ से प्रैक्टिस करनी है और आपको कोई भी डाउट यानी कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आएगा। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे 50-100 क्यों लिखा है, यहाँ पे जो पजल करने की चीज़ है, कन्फ्यूज करने की चीज़ है वो 100 लिखा है कि यहाँ पे 100 क्यों लिखा, जो आपको 50 दे रखा है। तो जो आपका आदमी और महिला और जो लड़कों का जो रेशो दे रखा है वो 1:2:3 या जब आपके एक पुरुष काम करेगा वहाँ पे 2 महिलाएं और 3 लड़के काम करेंगे। एग्जामिनर ने बोल दिया आपको कि 50 पुरुष काम करते हैं तो वुमेन उसकी डबल है, बच्चे उसके ट्रिपल है, 100-150 काम करेंगे। एक दिन की मजदूरी दे रखी है 6x 3x 2x, तो 50 की टोटल मजदूरी कितनी होगी 300x 300 टोटल दे रखा आपको 4500, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको निकालना कि वीक के अंदर उसकी इनकम वेतन कितना है, तो आप 7 से गुणा करोगे, तो 7 से गुणा करके ये आ गया आपका। अब आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल, विदाउट पेन कैसे सोल्व करेंगे। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि एक वीक के अंदर यानी साप्ताहिक मजदूरी कितनी है, यानी जो मजदूरी होगी प्रत्येक की आपको 7 दिनों की निकालनी है, यानी आपको 7 दिनों की मजदूरी निकालनी है। यानी जो भी आपका ऑप्शन होगा और जो उसके तीनों आपने जो निकाले हैं, जो वेतन निकालने हैं, वो तीनों वेतन आपके 7 से डिवाइड होंगे, वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। आप विदाउट पेन सोचो, पहले ऑप्शन पर गए आप 210 105 80, आपको डायरेक्ट देखना कि 80 तो नहीं होगा, डिवाइड 7 से गया। अब आप गए ऑप्शन नंबर 3 पर, आपने देखा ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर 90 है, ये तो डिवाइड नहीं होगा 7 से। अब ऑप्शन नंबर 4 पर गए आप, 200 है तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, गया ये भी, बचा क्या 2, ये भी 2 7 से डिवाइड, ये भी 7 से, ये भी 7 से, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछता है कि यहाँ पे 9 दिनों का वेतन कितना है, अब डायरेक्ट उठाता है, जो ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं होता उसको निकाल लो। इन तीनों के तीनों जो आपके वेतन निकलने हैं सभी तीनों वेतन 7 से डिवाइड होने चाहिए। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो विदाउट पेन। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या आएगा राइट इसका 2। ठीक है, तो ये था रेशो एंड प्रोपोर्शनल का लास्ट क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। और देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं कि सीजीएल मेंस कैट कि उसको देख करके सर तो सीजीएल के उठा रहे क्वेश्चन है, ये आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं और मैं सभी टाइप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि उठाए बुक से और लग गए, कि आपके पीवाईक्यू पिछले सालों में किस तरीके के पूछे गए हैं और किस तरीके के चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप सभी ने सेशन, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सभी ने सेशन को शेयर करना है आपके आसपास लाइब्रेरी वगैरह में, एक बार बच्चों के साथ अप्रोच जरूर करना है, इस सेशन को देखो। और कई ट्रिक्स तो ऐसी हैं, चलो छोड़ो बाद में करते इसके बारे में डिस्कस। तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, उसमें हम 2D और 3D दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। और 2D को भी हम बिल्कुल सब टॉपिक वाइज लेके चलेंगे कि सबसे पहले ट्रायंगल उठाया तो ट्रायंगल का मतलब क्या है, कितने टाइप की आपकी ट्रायंगल होती है, उसको हम किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पैरामीटर, एरिया, तो उसका मतलब क्या है, एरिया का मतलब क्या है, पैरामीटर का प्रैक्टिकली मतलब क्या है, कि परिमाप का प्रैक्टिकली मतलब क्या होगा। आपने अभी तक रटा होगा कि उसका परिमाप ये है, उसका परिमाप ये है, बट ये सेशन देखने के बाद आपको पैरामीटर परिमाप से रिलेटेड आपके माइंड में मतलब एग्जिट ऐसे ही जो क्वेश्चन होंगे वो अपने आप छप जाएंगे कि पैरामीटर का मतलब क्या। आपको आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, उसके बाद आपको पैरामीटर परिमाप से रिलेटेड कोई भी चीज़, किसी भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट फिगर को देखकर आप पैरामीटर निकाल दोगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो आप जो इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, बाय।